हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल बढ़िया हो गए। एक नए एपिसोड में स्वागत है आप लोगों का। अभी टॉपिक चल रहा है रीत काल, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट काल है आप लोगों के लिए और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी। ठीक है, तो आज रीत काल के संदर्भ में हमने एक पहले ही वीडियो बना दिए हैं, जो कि पहला टॉपिक था कि रीत काल की उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी प्रवृत्तियां कैसे हैं, समंती काल चल रहा है, उसकी भूमिका के बारे में बढ़िया चर्चा कर दी है। बहुत अच्छी वीडियो बनी है, अगर आप चाहोगे देख सकते हो। अपनी प्रतिक्रिया देना मत भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिलेगा। ये उसका पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 2 में है क्या कि हमने जैसे पहले बात कर लिया है रीत काल के बारे में, उसकी उत्पत्ति के बारे में, भूमिका के बारे में, प्रवृत्तियों के बारे में और रीत बद्ध के बारे में। तो सेकंड नंबर रीत सिद्ध आता है। ठीक है, तो रीत सिद्ध, रीत मुक्त और रीत इतर, इन तीनों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में, तो कृपया बने रहिएगा। ठीक है, तो रीत सिद्ध दरअसल होता क्या है कि जो लोग लक्षण ग्रंथ पर पुस्तक न लिख के लक्षण ग्रंथ से पुस्तक लिखे हैं, ठीक है, बात समझिएगा। जो रीतबद्ध वाले थे वो यही बताए थे कि दरअसल लक्षण क्या होता है। इस टाइम पीरियड में लक्षण ग्रंथ परंपरा भी चल रही थी, तो जो लोग लक्षण ग्रंथों के लिए ही पुस्तक लिखे थे वो रीतबद्ध में आए। लेकिन जो लोग लक्षण ग्रंथ से लिखे हैं पुस्तकों को, वो लोग रीत सिद्ध में आए। ठीक है, तो उसमें बहुत अच्छा नाम आपको देखने को मिल जाता है। एक नाम मिलते हैं सेनापति जी। ठीक है, और जो भूमिका है उन सभी बारे में हमने बढ़िया बात कर दी है, तो अगले वीडियो को देख लीजिएगा, जो कि पहले ही पढ़ चुका है। ठीक है, यूट्यूब में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सेनापति जी। सेनापति जी प्रकृत वर्णन में आप समझ लीजिए कि इतने अच्छे हैं कि शुक्ल जी ने खुद ही कहा है भैया इनके बराबर पूरे रीत काल में प्रकृत वर्णन के मामले में इतना अच्छा कोई नहीं है। ठीक है, दूसरा नाम हमें बिहारी को देखने मिल जाता है, जिनकी मात्र एक रचना है। कहते हैं ना, अगर आपके अंदर दम हो तो आपकी एक ही चीज, एक ही प्रयास बहुत अच्छा निखर कर सामने आ जाता है। अगर आप बहुत अच्छे नहीं हैं तो कईयों प्रयास करते रहिए, क्या जाता है दुनिया में। ठीक है, तो सेकंड नंबर है बिहारी जी, जिनकी एक रचना है सतसई। सतसई इतना ज्यादा प्रचलित हुआ कि इसका नाम ही लोग बिहारी सतसई जान रहे हैं। दरअसल उसका नाम बिहारी सतसई नहीं है, उसका नाम है सतसई। दरअसल इसकी सबसे पहले जो सतसई ग्रंथ की जो रचना है, सतसई परंपरा की जो रचना है, कृपारामकृत हित तरंगड़ी है। ठीक है, जो कि सतसई परंपरा के प्रारंभ की रचना मानी जाती है, कि वहीं से सतसई परंपरा की मतलब उसका सतसई परंपरा प्रारंभ हुआ था। सतसई दरअसल होता क्या है कि सतसई शब्द होता है 700 कुछ चीजें मिलकर, जिनकी संख्याएं 700 के आसपास होती हैं, लगभग उसके पार ही जानिएगा, कुछ दोहे तो होती हैं। इसमें 713, जैसे कि बिहारी जी की जो सतसई 713, 717 और 709 जैसे मिलते हैं कि कहीं पर क्या है कहीं पर, लेकिन 713 जो है वो मोटा मोटा मान लीजिए भाई 713 दोहे इसके अंतर्गत संकलित किए गए हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें हैं। बिहारी के बाद एक नाम निकल आता है रसनिधि जी। ये भी किसके हैं? रीत सिद्ध परंपरा के बेहद ही अच्छे हैं, जिनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहले नाम लेते हैं चलिए हम सेनापति जी का। तो सेनापति आप जान ही रहे हो कि ये बहुत ही अच्छे प्रकृत वर्णन में थे। इनका जो रचना है, आप रचना में आएंगे तो कवित्व रत्नाकर है और काव्य कल्पद्रुम है। ठीक, क्या क्या है सेनापति जी की रचना कौन कौन सी है, एक जब क्वेश्चन आएगा आपको तो मिलान करने के लिए आता है, यूजीसी नेट में हो जाए या कहीं पर है, तो आपको वन लाइनर में भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर आप पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो कवित्व रत्नाकर है और काव्य कल्पद्रुम है, ये दो रचनाएं हैं। सेकंड नाम आता है बिहारी जी का। बिहारी जी की मात्र एक रचना है सतसई। सतसई जी, और उसके बाद हमने ये कुछ ऐसी चीजें लिख ली है जो कि टॉपिक्स हैं जिनके बारे में चर्चा करना हम भूले ना, इस वजह से हमने उसका टॉपिक लिख दिया। इनके गुरु का नाम नरहरिदास था, नरहरिदास। कहीं कहीं मिलता है कि तुलसीदास जी के गुरु का नाम भी नरहरिदास है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तुलसीदास जी के गुरु नरहरिदास को स्वीकार नहीं किया है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप क्लिक कर सकते हो। अगला आता है कि निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय में ये बिहारी जी निम्बार्क संप्रदाय में ही दीक्षित हुए हैं। अगला है कृपारामकृत हित तरंगड़ी, जो कि सतसई परंपरा का प्रारंभ माना जाता है उसी रचना से। ठीक है, उसके बाद है एक है रसवादी, ये इन्हें माना जाता है। ठीक है, बिहारी को रसवादी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं। ठीक है, लेकिन बिहारी जी को ध्वनिवादी आचार्य डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं। फिर से समझ लीजिए, ये आता है, आप लोग मिस कर जाओगे अगर ध्यान से नहीं देते हो तो। रसवादी आचार्य अगर नाम ले तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, लेकिन अगर ध्वनिवादी आचार्य कहे तो नगेंद्र जी ने कहा है। ठीक है, इतना चीज। उसके बाद आता है पीयूष वर्षी मेघ। इन्हें
बिहारी जी की रचनाएं इतनी अच्छी होती थी कि एक बहुत ही अच्छे रचनाकार हैं जिनका नाम है राधाचरण गोस्वामी जी ने, ठीक है। इन्हें राधाचरण गोस्वामी जी ने पीयूष वर्षी मेघ कहा है, ठीक है। और एक नाम और आपको देखने मिल जाता है, रेवरेंड एडविन, नाम लिख देता हूं मैं, रेवरेंड एडविन, रेवरेंड और एडमिन, ठीक है। ये है क्या दरअसल, इन्होंने बिहारी जी को कहा था कि शब्दों का चतुर प्रयोक्ता मात्र, ठीक है, शब्दों का चतुर प्रयोक्ता मात्र। उन्होंने जो देखा इनकी रचनाओं को, उसमें पाया यार बहुत अच्छे अच्छे रस लिखे गए हैं, गागर में सागर भर दिया गया है, ठीक है। तो उनके शब्द जो है इतने अच्छे क्रमिक लिखे गए, इतने अच्छे क्रम से लिखे गए हैं, तो उन्होंने कहा था, ठीक है। उसके बाद आ जाता है शक्कर की रोटी। एक आदमी ना आपने सुना होगा, पद्म सिंह शर्मा, आगे भी आपको कई जगह मिलेंगे, कौन है ये, इंपॉर्टेंट है, पद्म सिंह, ठीक है। ये है पद्म सिंह शर्मा जी, ठीक है, पद्म सिंह शर्मा। तो इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने क्या कहा कि जो बिहारी जी की दोहे हैं वो शक्कर के रोटी के समान है। एक दोहे इतनी वीआईपी लिखे जाते हैं, कुछ शक्कर की तरह मीठे मीठे लगते हैं, ठीक है। अगला नाम ऐसा है रसनिधि जी का, जिनकी रचना है रतन हजारा और रसनिधि सागर, ठीक है। कौन कौन सी रचना, रतन हजारा और रसनिधि सागर। तो ये तीन लोग हैं, जो कि और भी कई लोग हैं लेकिन पूछा नहीं जाता जल्दी, तो इस वजह से मैंने सोचा कि जो इंपॉर्टेंट है वही नहीं, आपको ज्यादा वीडियो लंबी बनाने कोई मतलब निकलता नहीं है, ठीक है। तो ये तीन लोग हो गए। एक बहुत जरूरी चीज ये है कि मैं जब रीतकाल की जो पहली वीडियो बना रहा था, तो मैं उसकी भूमिका, ये सब चीजों के बारे में इतना ज्यादा बात कर लिया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट दो चीज मैंने बताना ही भूल गया कि मुझे ये भी बताना है। तो यार उसमें क्या था कि रीतकाल का नाम किसने क्या क्या दिया है, और रीतकाल के प्रथम कवि कौन कौन माने जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये जान लीजिए कि रीतकाल के जो कई नाम है, उनमें से हम पाते हैं कि 5 नाम जो इंपॉर्टेंट है, उसमें पहला है अंधकार काल। तो रीतिकाल को अंधकार काल किसने कहा है, तो एक नाम आता है आपके सामने, त्रिलोचन जी का। याद इस प्रकार से कर सकते हैं कि त्रिलोचन, जिसके पास 3 आंखें हैं आंखें 3, फिर भी कहे हैं अंधे हैं, तो अंधकार काल कह रहे हैं। तो ठीक है, तो अंधकार काल त्रिलोचन, दरअसल त्रिलोचन अंधे नहीं है, नहीं तो आप लोग मेरी बात सोचे, बस ठीक है, याद कर सकते हो। अगला नाम आता है कलाकाल। कलाकाल रसाल जी, बहुत अच्छी रचनाकाल है, रमाशंकर शुक्ल रसाल, ठीक है। तो ये है कलाकाल के। रीतिकाल डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन और आचार्य रामचंद्र शुक्ल दोनों हैं, ठीक है। तो ग्रियर्सन और शुक्ल जी, ये दो लोग बहुत अच्छे नाम आते हैं, ठीक है। अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा था। किसने कहा था, मिश्र बंधुओं ने, क्योंकि ऐसे 3 लोग आते हैं। आप कमेंट बताइएगा कि मिश्र बंधुओं के अंतर्गत कौन आते हैं, कौन कौन। तो 3 लोग हैं, आप लोग बताइएगा। अगला नाम है श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था, ठीक है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद, चलो ये भी इसे लिख देता हूं, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखिएगा। हमेशा क्या कहें कि बहुत ज्यादा इसके चांसेस होते हैं कि पूछ लिए जाए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि हिंदी रीतकाल का प्रथम कवि किसे माना जाए, ठीक है। रीतकाल के प्रथम कवि को मानने में ये 3 नाम सबसे ज्यादा लिए जाते हैं। टाइम पीरियड के अनुसार ये 3 लोग बिल्कुल सही दिखे गए हैं। पहले टाइम पीरियड कृपाराम का, फिर केशवदास का, फिर चिंतामणि का, ठीक है। लेकिन जो कृपाराम जी हैं, उन्हें आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी सबसे पहले मानते हैं कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कहते हैं भाई कृपाराम जी रीतकाल के प्रथम कवि होना के ज्यादा दावेदार हैं, ठीक है। तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ठीक है। उसके बाद आता है केशवदास जी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भी स्वीकार किया है कि भैया ठीक है, ये शुरुआती कुछ चीजें हमें केशवदास जी से ही दिखाई पड़ती हैं, लेकिन जो एक क्रमिक चीजें हैं जो कि निरंतर भावना से दिखाई देती हैं, वो उसमें चिंतामणि जी हैं।
लेकिन डॉक्टर नगेंद्र जी कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। रीतकाल के जो प्रथम कवि है, अगर रीतकाल की शुरुआत अगर हम देख रहे हैं, अगर केशवदास जी ही कर रहे हैं, तो भैया हम क्यों किसी को मारे? तो केशवदास जी को डॉक्टर नगेंद्र जी ने कहा, डॉक्टर नगेंद्र, ठीक है। तो डॉक्टर नगेंद्र जी ने केशवदास जी को प्रथम कवि माना है रीतकाल का, ठीक है। अगला नाम चिंतामणि है। चिंतामणि को शुक्ल जी ने माना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, ठीक है। तो ये आपका जो है हम पाते हैं कि मोटा मोटा रीतकाल का जो रीत सिद्ध टॉपिक है ये कंप्लीट होने के पास पहुंच रहा है। अब ये देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज ये हमने लिख लिया है कि किसी का नाम ना भूला जाए, कि यार क्योंकि 6-7 नाम है, ज्यादा चांसेस होते हैं कि कोई ना कोई चीज हमें भूल जाए जिससे चर्चा कर ही ना पाए। तो चर्चा करने के लिए यहाँ पर टॉपिक्स लिख लिए हैं कि मैं इस पर बातें करनी है। तो जो बिहारी जी की रचना है, एक कोई लेखक उन्होंने कहा था भैया सबसे ज्यादा जो टीकाएं लिखी गई हैं वो लिखी गई है रामचरितमानस के ऊपर। रामचरितमानस जो कि तुलसीदास जी की रचना है। आपको बताना है कमेंट में कि तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस सन से लिखना स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अगला चीज बात करते हैं कि उन्होंने कहा था कि अगर रामचरितमानस को छोड़ दिया जाए तो हिंदी साहित्य में बिहारी के सतसई बराबर से कोई रचना नहीं है जिसकी सबसे अधिक टीकाएं लिखी गई हो। तो बिहारी जी के टीका करता ये लोग हैं, ठीक है। इसमें एक नाम आता है कृष्ण कवि जी का, इन्होंने लिखा कृष्ण लाल का टीका। क्या लिखा है? कृष्ण लाल का टीका, कृष्ण लाल का टीका, ठीक है, कृष्ण लाल का टीका। उसके बाद आता है सूरत मिश्र। सूरत मिश्र ने एक बहुत अच्छी इनकी रचना लिखा है, अमर सूरत मिश्र। उसके बाद है सूरत मिश्र जी, उन्होंने लिखा है अमर चंद्रिका, ठीक है, अमर चंद्रिका, ठीक है। तो इस प्रकार से हम पाते हैं कि जो कृष्णलाल जी हैं, जो बिहारी जी के सतसई पर जो टीका लिखा है वो लिखे हैं कृष्णलाल का टीका के नाम से। ये नाम है पुस्तकों, ये रचनाकार का नाम है। सूरत मिश्र ने अमर चंद्रिका लिखा है। लल्लू लाल ने लिखा है कि लाल चंद्रिका, ठीक है, लाल चंद्रिका। प्रभुदयाल पांडे एक आदमी है, प्रभुदयाल पांडे जी ने, इन्होंने लिखा है कि प्रभुदयाल पांडे का टीका, इनकी पूरी रचना का नाम है प्रभुदयाल पांडे का टीका, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं अंबिका दत्त व्यास जी, इन्होंने लिखा है बिहारी बिहार। क्या लिखा है? बिहारी बिहार। अगला नाम आता है आनंदी लाल शर्मा। आनंदी लाल शर्मा ने लिखा है फिरंगे सतसई। क्या लिखा है? फिरंगे सतसई। ये रचना जो है ये फारसी में है। क्या है? फारसी में है, ठीक है। अगला नाम आता है जगन्नाथ दास रत्नाकर, इन्होंने लिखा है बिहारी। अगला नाम आता है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का, इन्होंने लिखा है बिहारी रत्नाकर। क्या नाम है? बिहारी और रत्नाकर, ठीक है। और सबसे अच्छी जो मानी जाती है इनकी रचना 1921 में जो की गई थी, 1921 में, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसी रचना को, ठीक है, इसी रचना को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते हैं कि सबसे अच्छी अगर कोई टीका लिखी गई है तो बिहारी सतसई पर, तो लिखी गई है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की रचना बिहारी रत्नाकर पर, ठीक है। तो ऐसा करते हैं आपको रीत काल का रीत सिद्ध बेहद अच्छा लगा होगा। थोड़ा इसे साफ करते हैं, फिर रीत मुक्त और रीत इतर के बारे में बढ़िया बातें करते हैं। तो अगला टॉपिक क्या है आप लोगों के लिए कि रीत मुक्त धारा, ठीक है। क्या है? रीत मुक्त और है एक रीत इतर, ठीक है, रीत मुक्त रीत इतर। इन्हीं दोनों टॉपिक्स के बाद में आप पाओगे कि आपका जो रीतिकाल का टॉपिक है वो पूर्णतः लगभग समझ जाएगा। जितने भी चीजें इसमें बताई गई हैं वो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बताई जाती हैं, कि जो चीजें आपको परीक्षा में पूछी नहीं जाती हैं या उनका पूछा जाना बेहद ही न्यून है हर एक परीक्षा में, तो उन्हें थोड़ा बहुत मात्रा में बहुत कम बताया जाता है या तो छोड़ दिया जाता है। रीजन ये है कि जब कोई चीज बताई ही नहीं, जो पूछेगा ही नहीं तो क्या मतलब है। दरअसल पूछता हर चीज है तो हर चीज लगभग बता दिया जाता है, मोटा मोटा चीज, ठीक है। अगला देते हैं रीत मुक्त। रीत मुक्त के बारे में अगर बात करते हैं, पूरा रीत मुक्त एक तरफ हमारे घनानंद जी एक तरफ, ठीक है।
घनानंद जी वही हैं जिनके बारे में फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से चर्चा की है। उन्हें जब जो इनके दरबार, जिनके दरबार रहते थे, वो जी जब इन्हें भगा देते हैं अपने दरबार से, तब ये वृंदावन जाते हैं और वहां पर इन्हें अहमद शाह अब्दाली के जब द्वितीय आक्रमण होता है भारत पर, तब उस टाइम पर इन्हें डेथ कर दिया जाता है। इनसे पूछते हैं कि कुछ भाई दे दो, तो मिट्टी उठाते हैं और रज 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 को उठाकर मारते हैं मिट्टी को उसे। यार दुनिया में सब कुछ नहीं है, सब मिट्टी है, A to Z चीज जो भी है वो सब मिट्टी में हो जाना है। हम आप भी मिट्टी हैं, कुछ नहीं है दुनिया में। लेकिन उन्हें कहाँ समझ में आने वाला, वो सोचते हैं कि यार कोई नहीं बताया था इनके बारे में, कोई जानकारी दिया था कि भैया वहां एक राजा के यहाँ पहले व्यक्ति रहता था, वो व्यक्ति यहाँ आकर रह रहा, हो सकता है उसके पास कुछ ना कुछ तगड़ा चीज हो। वही जाकर गए देखने, अब उनके पास कुछ था ही नहीं, फकीर आदमी, बढ़िया मस्त मौला गाने बजाने वाले बढ़िया इंसान। अब उनके पास सोना चांदी कहाँ होगा। आप लोग ध्यान दोगे एक चीज कि जो लक्ष्मी जी होती है ना, उनका सवारी उल्लू होता है। बस समझ आइएगा। अगर आप देखोगे कि आप बहुत ज्यादा नॉलेजेबल व्यक्ति होकर पढ़ाई करना चाहो कि बढ़िया पढ़ें, तो आपको शिक्षा मिलेगी, पैसे नहीं, मतलब पैसे मिलेंगे ऐसा नहीं पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन उतना अच्छी तरीके से नहीं जितना आप उल्लू बनकर कमा सकते हो। दरअसल उल्लू बनाकर नहीं करना, उल्लू बनकर कमा सकते हो। बता रहा हूँ कैसे। रीजन ये है कि दुनिया में से आप लोग देखते हो ना, एक व्यक्ति बहुत पढ़ा बहुत लिखा, वो क्या बन गया, इंजीनियर डॉक्टर बन गया, चलो ये काम कर तू। दूसरा का नंबर पर यूपीएससी वाले आते हैं, बहुत कम बीए हुए कर लेते हैं, कम से कम वाली चीज पढ़ाई में, फिर अच्छा खासा। भारत की सबसे बड़ी परीक्षा में एक है यूपीएससी, ठीक है। तो उस स्थिति में होता क्या, वो लोग उन पर राज करते हैं, ठीक है। फिर नंबर आता है चौथी, फेल लोग जो नेता बनते हैं, बहुत कम पढ़ते हैं, वो उन पर राज करते हैं। फिर उसके बाद में उनसे भी कम पढ़ाई लिखाई खत्म, पूरा पूरा झोल जाऊं, तो वो लोग बनते क्या है, बहुत अच्छे ऋषि मुनि, वो उनसे भी बाप हो जाते हैं, उनके भी बाप, मतलब उनसे भी अपनी सेवा कराते हैं, पैर धुलवाते हैं, मतलब वो नहीं कराते। हमारी आपकी जो कल्चर में ही ये चीजें घुसी हुई हैं, हम लोग उनका सम्मान करते हैं। हमने देखा कई पिछले कुछ दिनों में कि जो बाबा वाले ग्रुप हैं, उन लोगों को अपने भारत में या खासकर यूपी में बहुत अच्छा सम्मान के नजर से देखा जा रहा है, बहुत अच्छा सम्मान दिया जा रहा है। उनके पीछे गार्ड लोग घूम रहे हैं, 10-10 गाड़ी जा रही है, आगे पीछे कितने दूर दूर तक लोग जा रहे हैं, भैया ठीक कर दो, ये कर दो, कर दो। तो मेरे समझ नहीं आ रहा है यार कि दुनिया में जो बहुत पढ़ लिख रहे हैं लोग, उनकी इज्जत नहीं हो रही है। जैसे हमारे यहाँ के वैज्ञानिक लोग हैं, अगर किसी बच्चे से पूछो भैया तुम 2 वैज्ञानिक का नाम बता दो मात्र पूरे भारत के आज तक जितने हुए हैं, तो शायद मुझे लगता नहीं बता पाएगा। लेकिन अगर आप उससे पूछोगे कि कोई 2 बाबा लोगों को नाम बता दो या गुरु नाम, वो पक्का बता देगा। तो जो ज्यादा प्रचलित हैं, तो थोड़ा इस चीज पर ध्यान देने की जरूरत है कि हमारा युवा या हमारा देश या हमारे मीडिया लोग हमारे देश को किस तरफ बहकावे में ले जा रहे हैं। खासकर मैं मीडिया को इसलिए कह रहा हूँ कि यार इसमें मीडिया की जो पोजीशन है, कसम से कह रहे हैं, बस अब यही है कि थोड़ा बुरा लगेगा उन लोगों को, कोई देखेगा वीडियो, तो यही है कि भाई यार मत देखो, ज्यादा बेटर है, ठीक है। हमने देखा है कि मणिपुर में हिंसा हो रही है, बहुत अच्छी तरीके से हिंसा हुई थी। हमने न्यूज खोला तो न्यूज में वो चल ही नहीं रहा है। न्यूज में बागेश्वर बाबा धाम को चला रहे हैं, ये चला रहे हैं, वो चला रहे हैं, 24 घंटे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पाकिस्तान में हड़कंप मच गया, ये हो, कोई मतलब नहीं। हरियाणा में जो एथलीट लड़कियां थी, वो जो प्रोटेस्ट कर रही थी ब्रजभूषण जी के खिलाफ, उस टाइम में उन्हें जरूरी ये था कि हर चीज जो वहां पर हो रही ग्राउंड रिपोर्टिंग करें, उन्हें दिखाएं हर चीजों को। लेकिन हम देख रहे हैं उन्हें दिखाया जा रहा है, ऐसा नहीं है नहीं दिखाया जा रहा, लेकिन बहुत न्यून टाइम है, 24 घंटा से बचा बहुत, 1.5 घंटा, ठीक है। लेकिन जो अदर चीजें हैं, पाकिस्तान में महंगाई कितनी है भैया, पाकिस्तान में 1 लाख रुपया सामान कोई बेचे, हमसे क्या मतलब है, ना लाभ ना हानि हमारा। एक सामान, भाई व्यापारी लोग हो, तुम सर्च करो, जानो ना, एक पर्सनल जो आपका सामान्य चीज उसमें डालिए। न्यूज में खुले हम चिल्ला रहे पाकिस्तान में ये हो, भाई 1 घंटा बता दो, 2 घंटे बता दो, 1 दिन में बता दो, 2 दिन बता दो, जब देख रहे हैं वही चल रहा है, कोई मतलब ही नहीं है यार कि कहाँ कौन क्या सोचेगा, उनका दिखाया ही नहीं जा रहा है। अमेरिका या कहीं बड़े कंट्रीज में, मतलब जिनका मीडिया नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पर चल रहा है, उन लोगों से कोई इन्हें सीख लेने कोई मतलब ही नहीं है। एक मुर्गा पकड़ के लाते इधर, ये बैठाते हैं, भैया तुम मुस्लिम हो, तुम हिंदू की तरफ बोलिएगा, आप समाजवादी की तरफ से हो तो तुम बसपा की तरफ से हो, और भैया हाँ तुम हो बीजेपी की तरफ से। पूरी ला करके फालतू चीजें लड़ा रहे हैं। जो निष्कर्ष है वो उन तक पहुंचना ही नहीं चाह रहे हैं। कई लोग ये चाहते हैं कि हमारा टीआरपी बढ़े, और दरअसल ठीक भी है, उनका अगर पैसा टीआरपी से मिल रहा है और उन्हें टीआरपी इस तरीके से मिल रहा है तो उनकी गलती। तो खैर छोड़ो इन सब टॉपिक्स को, नहीं तो वीडियो बना छूट जाएगा। तो अगला है रीत मुक्त। रीत मुक्त में जी बहुत अच्छे नाम आते हैं, घनानंद जी। घनानंद की कविताएं पढ़ने पर ऐसा लगता है यार कि दरअसल इस टाइम पीरियड में सभी जो किराए के आंसू पर रो रहे हैं, उनमें एक व्यक्ति ऐसा है जो रियली में अपनी आंसू रो रहा है, ठीक है, उनमें घनानंद जी है।
गणन के टाइम ये जो जितने लोग दिखाई दे रहे हैं ये बिल्कुल टाइम के हिसाब से लिखे गए हैं, मतलब अपने जन्म के हिसाब से क्रम से लिखे गए हैं। तो आलम जी है, आलम जी की एक रचना है मधुआ नल काम कंदला, ठीक है। एक है आलम केली है, उसके बाद है श्याम सनेही है, सुदामा चरित है, ठीक है। नरोत्तम दास की भी रचना सुदामा चरित देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर आप याद रखिएगा कि आलम जी का है। क्या क्या है? मधुआ नल काम कंदला, श्याम सनेही, सुदामा चरित और आलम केली, ये ही चीज पूछता है और कुछ नहीं पूछता। अगला नाम बताया घनानंद जी। तो घनानंद जी आमद साहब दाली के द्वितीय आक्रमण के दौरान मारे गए थे। सर्वप्रथम जो घनानंद जी की रचनाएं हैं वो ब्रजनाथ जी ने इससे पूरा संकलित किया था, ठीक है। सर्वप्रथम घनानंद जी की रचनाओं को ब्रजनाथ जी ने संकलित किया था। अच्छा, और उसके बाद भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने भी कुछ रचनाएं इनके संकलित करके लिखा था, जिसका नाम सुंदरी तिलक है, ठीक है, वो रचना। उसके बाद में जो घनानंद जी की रचनाएं हैं उनमें हम देखते हैं कि वियोग बेली, एक सलता, एक सलता, फिर है प्रीति पावस, कृष्ण कौमुदी, सुजान सागर, जैसे कई रचनाएं उन्होंने लिखा है। अगला नाम आता है बोधा जी का। बोधा जी की बहुत एक रचना अच्छी है, वीरावरीस, ठीक है। उसके बाद है इक्सनामा। ध्यान दीजिए कि इक्सलता अगर कभी कहे तो है घनानंद जी का, अगर इक्सनामा कहे तो है बोधा जी का, ठीक है। उसके बाद आते हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी की रचना बेहद आसान है, ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक। उसके बाद रहते हैं द्विजदेव जी। द्विज माने क्या होता है आप लोग बताइएगा कमेंट में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रृंगार लतिका सौरभ। उसके बाद है श्रृंगार बत्तीसी, ठीक है। क्या है? श्रृंगार लतिका सौरभ, श्रृंगार बत्तीसी। इस प्रकार से हम पाते हैं कि रीत मुक्त काव्यधारा के अंतर्गत आने वाले आलम, घनानंद, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव यही है। एक क्वेश्चन होता है कि उनके टाइम पीरियड के हिसाब से मैच करिए उन्हें, ठीक है। तो आप इस चीजों को कर दीजिएगा। आगे आते हैं रीत मुक्त जी। देखा, पहले समझ लीजिए रीत मुक्त क्या है और रीत इतर क्या है। रीत मुक्त वो है जो रीत में जो प्रवृत्तियां हैं, ठीक है, कुछ चीजें उनका छोड़ दी है जो कि खास चीजें हैं, जैसे कि रीत सिद्ध में लक्षण ग्रंथ परंपरा था, रीतबद्ध में रीत सिद्ध में वही लक्षण ग्रंथ परंपरा पर लिखे गए थे पुस्तक, ठीक है। तो अब क्या होता है कि यहाँ पर वो चीज नहीं है, वो रीत ग्रंथ का जो रूल है, रूल को छोड़ छाड़ दिया गया। भाई तुमसे कोई मतलब हमारा रूल से नहीं है, हम वही करेंगे जो हमारा मन कहेगा। तो इस प्रकार से पता है कि रीत से बिल्कुल मुक्त होकर प्रेम पर इतना बढ़िया लिखा गया है, तो क्या बात करते हैं। तो ये चीजें यहाँ पर मिलती है। रीत इधर में होता क्या है कि हम रीत में जो चीज रूल चल रहा है तो उससे बिल्कुल हट गए हैं। इसमें हम पाते हैं कि बढ़िया राम जी का भी वर्णन है, भक्ति शाखा भी है। तो इसमें इंपॉर्टेंट लोगों को पूछता है, ठीक है। तो कौन कौन है? लाल कवि, बांकीदास, गिरधर कविराय, सम्मन, बैताल और वृंद, ठीक है। इतने लोग कौन कौन है रीत इतर के अंतर्गत आने वाले। कौन कौन? फिर समझ लीजिए कि लाल कवि है हमारे, बांकीदास है, गिरधर कविराय है, सम्मन है, बैताल है और कवि वृंद है, ठीक है। तो इस प्रकार से पाते हैं कि रीतिकाल का टाइम पीरियड जो कि 1700 यानी कि संवत से 1900 तक का चला था, अब वो क्या होता है? समाप्त होता है। यानी कि 2 दिन में 200 साल तक का जो टाइम पीरियड है वो लगभग डेथ हो चुका है, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो को पसंद आया होगा। अगर आया है तो यार अपना जो कि प्रतिक्रिया होती है कमेंट के थ्रू जरूर दे दीजिएगा। मन के तो डिसलाइक कर दीजिएगा, मन के तो लाइक कर दीजिएगा, अच्छा जैसा आपको लगा हो उस हिसाब से। आगे कुछ नहीं कहेंगे, शेयर आप लोग करोगे ही नहीं, मैं कितना भी कह लूंगा क्योंकि मैं मुझे खुद ही मालूम है। तो मिलते हैं नए वीडियो पर, किसी के आधुनिक काल के जो टॉपिक्स होंगे उन पर आएंगे। अभी हम काव्य पर ही चलेंगे, अभी गद्य पर नहीं आना होगा, ठीक है। जब हम पहुंचेंगे भारतेंद्र हरिश्चंद्र युग पर, उसके बाद द्विवेदी युग पर, फिर उसके बाद में छायावाद, फिर ऐसे कई वाद ऐसे नए नए आएंगे जो कि कुछ संक्रांति काल आएंगे, यानी एक ही टाइम पर 2 काल चल रहे होंगे। तो बहुत ही अच्छा लगेगा आने वाले टाइम में। बहुत अच्छे रचनाकारों से मिलने वाले हैं, रूबरू होने वाले हैं। और जब ये हमारा पूरा इतिहास टॉपिक खत्म हो जाएगा इसका, तब हम शुरू करेंगे एक अच्छे रचनाकार को लेकर के, जो कि आपके टॉपिक पर मौजूद है, जो लोग आपके सिलेबस में मौजूद हैं, उनकी जो खास रचना है उसके बारे में बढ़िया पढ़ेंगे, उसके बारे में बढ़िया डिस्क्राइब करेंगे, पूरा सारांश बताएंगे। खैर ये सब बातें बाद में भी हो सकती है। मिलते हैं नए वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड टेक केयर।